Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बिहार में बाढ़ की समस्या क्या है और कैसे है, क्योंकि आज के दौर में बात करें तो बिहार में बाढ़ आया हुआ है और उसके कुछ इलाके पानी में डूबे हुए हैं और लोग काफ़ी जान माल का नुकसान वहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है, ये पहला चीज़ हम समझेंगे। दूसरा चीज़ ये जानेंगे कि बिहार में प्रभावित क्षेत्र हर साल दर साल क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसको समझेंगे। तीसरा चीज़ ये समझेंगे कि बिहार सरकार इसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है, तीसरा ये जानेंगे। और चौथा चीज़ और लास्ट चीज़ ये जानेंगे कि एक्सपर्ट द्वारा क्या क्या बताए जा रहे हैं भविष्य में ऐसा कुछ करने के लिए जिससे कि बिहार में बाढ़ की समस्या ख़त्म हो जाए। इन चार बातों को इन वीडियो में हम चर्चा करेंगे और इन चार बातों को जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, वरना अपना समय का सदुपयोग कहीं और कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बिहार में बाढ़ की समस्या को समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोटे तौर पे कि भारत में जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें से 16.5% यानी लगभग आप कह सकते हैं 17% केवल बिहार में प्रभावित होता है। और पार्टिकुलर अगर बिहार की बात करें तो बिहार की 2/3 भाग बाढ़ से प्रभावित होता है। इसका मतलब कि बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं और उनमें से लगभग 28 ज़िले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं और कम से कम 15 से 16 ज़िले बाढ़ के हिसाब से काफ़ी संवेदनशील हैं और कहें तो हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। और वो ज़िले कौन कौन से हैं वो ध्यान रखिएगा, वो उत्तर बिहार में ज़िले आते हैं और कुछ मध्य बिहार के ज़िले हैं। उनमें वो कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें से दरभंगा, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, बेगूसराय, ये सारे इलाके जो हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो काफ़ी वल्नरेबल स्टेट हैं। ऐसे 15-16 डिस्ट्रिक्ट हैं जो काफ़ी वल्नरेबल माने जाते हैं बाढ़ की समस्या को लेकर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज, और पहले ये देखते हैं कि बिहार में बाढ़ साल दर साल क्यों आती है, हर साल बाढ़, इसको पहले जान लेते हैं। दोस्तों इसको जानने के लिए थोड़ा सा समझ हम बिहार के आसपास के इलाकों को समझ लेते हैं। और दोस्तों ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ध्यान रखिएगा, ये बिहार का मैप है। ऐसे मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है संयोग से ये मैप जो बना हुआ है बिहार का ठीक ठाक बन गया है। और ये जो सारी हैं ये नदियाँ मैंने ड्रॉ कर रखी हैं, इसके बारे में चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, ये बिहार के उत्तर में नेपाल है जो हिमालय के लिए प्रसिद्ध है, और बिहार के दक्षिण में झारखंड है जो ये भी एक हिसाब से कहें कि बिहार से ऊंचा इलाका है। ये बिहार से ऊंचा इलाका है और ये खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। ये बिहार के पश्चिम में जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश आ जाता है, और बिहार के पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए दोस्तों, ये हिमालय का इलाका और जो झारखंड है ये भी बिहार के कंपेयर टू ऊंचा इलाका है। तो बिहार एक तरह से कह सकते हैं कि ये तो हिमालय आ गया ऊंचा इलाका, और एक तरह से ये झारखंड का, यानी बीच में ये एक धंसा हुआ भाग हल्का सा, ये है पूरा हमारा बिहार। ये चीज़ है, बिहार की स्थिति है। अब देखिए दोस्तों, जो बिहार की सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी, और ये उत्तर प्रदेश से होते हुए आती है और बिहार में प्रवेश करते हुए बिहार को दो भागों में और बिहार के बीचों बीच से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी जो गंगा नदी है, जो ये लाइन दिख रही है आपको सीधा, जो बिहार को दो भागों में बांटती है, ये गंगा नदी है। ये बिहार की सबसे बड़ी नदी है और गंगा नदी है, और ये गुजरते हुए सीधा यहाँ गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए दोस्तों, ये जो गंगा नदी है ये उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटती है। तो बिहार की अगर नदियाँ आपको पढ़ना हो तो बिहार की नदियों को आप दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो हो जाती है हिमालयन नदियाँ और एक होती हैं पठारी नदियाँ, या दक्षिण बिहार की नदियाँ कह सकते हैं, या प्रायद्वीपीय नदियाँ आप कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम उत्तर बिहार की नदियों के बारे में कर लेते हैं चर्चा, फिर बाढ़ को समझना और आसान होगा। और बाढ़ नदियों की वजह से आता है, इसलिए नदियों को जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं वो ये समझ लीजिए कि ये हिमालयन नदियाँ हैं। हिमालयन नदियाँ कहने का मतलब है कि इनमें सालों भर पानी रहता है, और ये पानी का स्रोत क्या है, उनका ग्लेशियर है, हिमालय से आती हैं तो ग्लेशियर पिघलता रहता है और इनमें पानी बराबर हर साल प्रतिदिन बना रहता है, ये सूखती नहीं है।
अब उत्तर बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं उनको समझिए। घाघरा है जो यूपी से आती है, और ये यूपी में ऐसे सरयू के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसके बाद में फिर घाघरा के नाम से हो जाती है। ये गंगा में आके मिल जाती है। गंडक है, ये भी आके गंगा में मिलती है। बूढ़ी गंडक है, ये भी गंगा के मिलती है। बागमती है जो कोसी की सहायक नदी है। कमला है, ये भी कोसी की सहायक नदी है। और ये एक कोसी नदी है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, ये कोसी नदी है। और इसके बाद जो यहाँ आती है नदी, ये है महानंदा नदी। ये लास्ट में जो आती है ये महानंदा नदी है। अब देखिए थोड़ा सा दक्षिण बिहार की नदियों को समझिए। ये नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ बेसिकली क्या होती हैं, ये बरसाती नदियाँ में गिनती की जाती हैं इनके, क्योंकि गर्मी के इलाके में इनमें पानी लगभग सूख सा जाता है, लेकिन बरसात के इलाकों में ये इनमें पानी काफ़ी भर जाता है। लेकिन बरसात, जब इस तरफ बरसात होता है तो क्या करती हैं, ये पानी अपना एक तरह से गंगा में ढकेलती है। तो इनमें जो मेन नदियां हैं, ध्यान रखिएगा, ये कर्मनासा है, ये उत्तर प्रदेश से सीमा भी बनाती है। सोन है, पुनपुन है, फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी को ध्यान रखिएगा, इसको एक और नदी के नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं, मुझे ध्यान याद नहीं आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है, उसको आप ध्यान कर लीजिएगा। फल्गु नदी, किउल नदी और अजय नदी, ये है दक्षिण बिहार की नदियां, ध्यान रखिएगा। अब समझिए कि बाढ़ का मेन कारण क्या है, उसको समझिए। हाँ दोस्तों, याद आ गया, ध्यान रखिए, फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। निरंजना नदी के नाम से फल्गु को जाना जाता है। यहीं पे भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान इसी नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों समझते हैं, अगर आप नदियां समझ गए बिहार की, तो अब आप बाढ़ को आसानी समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, बाढ़ का मेन कारण क्या है। बिहार की जो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है वो है उत्तर बिहार। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और ये नदियों के जाल के लिए भी प्रसिद्ध है। ये तो मैंने मेन नदी यहाँ पे खींच रखा है। ऐसे उत्तर बिहार में और सारी ढेर सारी नदियाँ बहती हैं, छोटी मोटी नदियाँ जो इनके सहायक नदियाँ हैं। देखिए दोस्तों, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। क्या होता है दोस्तों कि ये जो हिमालय की तराई का इलाका आता है, इनमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, और बिहार में भी, उत्तर बिहार में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से और हिमालय की तराई में बारिश होने की वजह से ये सारी जो हिमालय की नदियाँ के पानी है, इन नदियों में की तरह आते हुए बिहार की गंगा नदी मिलती है। और जब ये सारे पानी जब बिहार के मैदान में प्रवेश करता है तो ये एक बाढ़ का कारण बनता है। कई बार तो हिमालय की तराई में बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं और वो सारा पानी इन नदियों के द्वारा बिहार के मैदानी भागों में प्रवेश जब करता है तो वो एक बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है। यानी आप एक लाइन में कह सकते हैं कि बरसात के दिनों में ढेर सारा बारिश होने की वजह से और हिमालय की तराई में बारिश होने की वजह से और ये नदियाँ के कैचमेंट एरिया यानी जल भराव क्षेत्र में बारिश होने की वजह से जब ये नदियाँ पानी लाती हैं तो यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये हो गया उत्तर बिहार का मेन कहानी जो बाढ़ से प्रभावित इलाका है। ध्यान रखिएगा, कोसी जो नदी है वो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और ये बाढ़ का मेन कारण है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है नदी वो है कोसी नदी। इसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो कोसी नदी सबसे ज़्यादा बिहार में तबाही मचाती है। तो इनमें बारिश वाले इलाके में ये नदियाँ आती हैं, हिमालय में बारिश होता है जिसकी वजह से वो सारा पानी इस नदियों के द्वारा मैदानी भाग में होते हुए बिहार के ये गंगा नदी में आती है और वो उधर से काफ़ी जब पानी लाती हैं तो जब मैदानी भाग में आती हैं तो मैदानी भागों में ये पानी और ज़्यादा बिखर जाता है जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ध्यान रखिए, कोसी वजह से नेपाल में भी बाढ़ आता है, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए कि इस इलाके में दक्षिण बिहार में समझिए दोस्तों, दक्षिण बिहार में क्या होता है, ऐसे तो बाढ़ बहुत कम आता है लेकिन कई बार ये नदियाँ बाढ़ के कारण बन जाती हैं कई जगह पे, जिसकी वजह से बरसात की वजह से जिसकी वजह से ये यहाँ थोड़ी बहुत नुकसान इस बीच एरिया में होता है। लेकिन मेन जो नुकसान होता है वो उत्तर बिहार में होता है और कुछ गंगा की वजह से होता है। अब गंगा की वजह से क्यों होता है उसको समझिए कि देखिए ये जो दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं ये भी अपना पानी ले जाके इसमें गंगा में ढकेलती हैं और उत्तर बिहार की जितनी नदियाँ हैं वो भी गंगा में ढकेलती हैं। और इस तरफ भी जो गंगा की दूसरे स्टेट में सहायक नदियाँ हैं गंगा की, अगर उस स्टेट में भी ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ की नदियाँ भी अपना पानी गंगा में डालती हैं। उस वजह से ये सब सारा पानी जब बिहार होते हुए जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है तो ये जो बिहार का मैदानी भाग है, ध्यान रखिए ये बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं है, ये लगभग हल्का सा स्लोप होने की वजह से ये पानी जो है यहाँ पे रुकता है और ये आसपास के इलाका बाढ़ की चपेट में गंगा नदी की वजह से भी आता है।
तो ये भी एक कारण बनता है, गंगा नदी भी बाढ़ के एक कारण बनती है। लेकिन प्रमुख कारणों में कोसी नदी है, उत्तर बिहार और मध्य बिहार जो है बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है। तो मुझे लगता है कि आप बाढ़ के कारण समझ गए होंगे कि बाढ़ के कारण बिहार में क्या है। यह एक प्राकृतिक आपदा है, बारिश ज़्यादा होती है जिसके वजह से, बारिश के ज़्यादा होने की वजह से बाढ़ की स्थिति बिहार में पैदा होती है। अब दूसरा ये स्थिति समझते हैं कि बिहार में साल दर साल ये बहाव क्षेत्र है, इसका प्रभावित क्षेत्र है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है और ये कैसे प्रभावित क्षेत्र है, एक डाटा समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1954 में पहली बार देश में बाढ़ पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। 1954 में ये बिहार में बताया गया कि 1954 में बिहार में 25 लाख हेक्टेयर भूमि जो थी वो बाढ़ से प्रभावित थी। 1971 में ये बढ़ के हो गई 43 लाख हेक्टेयर, 1982 में बढ़ के 64 लाख हेक्टेयर और 1994 में बढ़कर ये 68 लाख हेक्टेयर भूमि हो गई। इसके बाद का डाटा हमें नहीं मिला, लेकिन आप ध्यान कर सकते हैं इस आंकड़े से आपको पता चल रहा है कि साल दर साल जो जल भराव क्षेत्र है, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है बिहार में, वो बढ़ता जा रहा है। इसका क्या रीज़न है, इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मेन रीज़न ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय में जो नदियाँ निकलती हैं वहाँ ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहा है, जिसके वजह से इसमें काफ़ी पानी आता है। एक रीज़न ये दिया जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि अब पहले के अपेक्षा यहाँ बादल फटने की घटनाएं सामने ज़्यादा आती हैं, जिसके वजह से भी यहाँ पे बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। और एक और कहानी दिया जाता है कि जो नदियाँ के कैचमेंट एरिया है, जो जल भराव क्षेत्र है, उसमें पहले वृक्ष काफ़ी हुआ करते थे, वन हुआ करते थे, लेकिन उसको कट जाने के कारण वहाँ से मिट्टी नदियों के साथ बह के आती है और नदियाँ अपने मुहाने पे लगा देती हैं और नदियों की गहराई कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी और ज़्यादा फैल जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से साल दर साल जो स्थिति है बिहार में बाढ़ की, वो गंभीर होती जा रही है। अब समझते हैं कि बिहार सरकार इसके क्या क्या उपाय कर रही है इसे रोकने के लिए। देखिए दोस्तों, ये एक प्रकृति आपदा है, ये तो पहले जानते हैं आप कि इसे बिल्कुल रोका नहीं जा सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके हानि और जान माल की जो क्षति होती है उससे बचाया जा सकता है। उसके लिए जो उपाय किए जाते हैं, जो मेन उपाय अभी किए जा रहे हैं बिहार सरकार द्वारा, वो है तटबंध का निर्माण करना, एम्बैंकमेंट बनाना है। इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे आप तालाब के किनारे पे देखते हैं कि बड़ी बड़ी आसपास से घिरा रहता है, वो पूरा ऊंचा का इलाका होता है, उसके बीच में तालाब होता है। ठीक उसी तरह से नदियों के किनारे उसके तटबंध को और ऊंचा बना के, मजबूत बना के, ताकि जब बाढ़ आए तो वो तटबंध को पानी पार न कर पाए और उस तटबंध के अंदर ही पानी रहे, और जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव बसे हुए हैं, जो शहर हैं, उसमें पानी ना घुसे। इस वजह से तटबंध बनाया जाता है और ये एक रोकने का अस्थायी उपाय इसको माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अस्थायी उपाय है। कई बार तटबंध भी टूटने से और ज़्यादा हानि होती है। और तटबंध टूटने की कहानी मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि तटबंध का क्या इतिहास रहा है। तो दोस्तों, 1950 में पहली बार बिहार सरकार और नेपाल सरकार मिलकर कोसी के ऊपर तटबंध बनाई। लेकिन 1963 में वो तटबंध टूट गया, 1991 में वो तटबंध टूट गया, और 2008 का बाढ़ आपको याद होगा, उसमें भी तटबंध टूटने की वजह से ही, कोसी नदी में तटबंध टूटने की वजह से बिहार और नेपाल में बाढ़ की समस्या आई थी। और 2008 का बाढ़ बहुत ही भयंकर बाढ़ के रूप में गिना जाता है और बहुत ही ज़्यादा बिहार और नेपाल में काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था। उसमें एक कमेटी गठित की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, और उसमें ये बताया गया था कि बिहार में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान 2008 के बाढ़ में झेलना पड़ा था। तो एक तो ये तरीका है कि आप तटबंध बनाते हो तो तटबंध भी अस्थायी उपाय है, अस्थायी उपाय नहीं है। और क्या किया जा सकता है कि उस इलाके में पेड़ लगाया जा सकता है। जो नदियों का एम्बैंकमेंट एरिया होती है, जो उसके जल भराव क्षेत्र होते हैं, एम्बैंकमेंट एरिया के बाद का क्षेत्र, उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसमें वृक्ष लगा सकते हो, और वृक्ष लगा के जो मिट्टी कटने की समस्या है उसको रोका जा सकता है। तो ये उपाय है जो साल दर साल जो इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, एम्बैंकमेंट बना के आप रोक सकते हो। अब चौथा रीज़न ये है जो हम समझना है कि लास्ट टाइम लॉन्ग टर्म इसका प्लान क्या है, जिससे कि बाढ़ की जो समस्या है वो बिहार में
वो खत्म हो जाए। तो देखिए दोस्तों, 1974 में एक इसके ऊपर कमेटी गठित की गई। उन्होंने कुछ उपाय सुझाए बिहार में बाढ़ की समस्या को खत्म करने के लिए। उन्होंने जो उपाय सुझाए थे, उन्होंने बताया कि कोसी, बागमती और कमला पर जो नेपाल का इलाका है उसमें बहुउद्देशीय परियोजना बनाया जाए और झील बनाया जाए, तब जाके बिहार में बाढ़ की समस्या खत्म हो सकती है। कोसी में उन्होंने ये बताया कि कोसी में नेपाल क्षेत्र में एक बराह क्षेत्र आता है जहाँ से कोसी गुजरती है, वहाँ पे अगर आप डैम बनाते हो, बहुउद्देशीय परियोजना बनाते हो, बड़ा सा बांध बनाते हो, तो लगभग कोसी की जो समस्या उत्पन्न करती है बिहार में, उससे आप बचा जा सकता है। वैसा वो कमेटी का कहना था। हालांकि उससे भी पहले बात की जा रही थी, एक्सपर्ट मानते थे कि अगर वहाँ पे अगर बांध बना दिया जाता है बड़ा सा, तो बाढ़ की समस्या बिहार में कम हो सकती है, बल्कि ख़त्म भी हो सकती है। ये ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। दोस्तों, ये इलाका था, ये चीज़ था जिससे आप बाढ़ को ख़त्म कर सकते हो। एक और तरीका दिया जाता है बाढ़ को ख़त्म करने के लिए, और एक ये है कि नदियों का गठबंधन करके बाढ़ की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। नदियों का गठबंधन का मतलब है, इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि सारी नदियों में एक बार बाढ़ नहीं आता। मान लीजिए कि अगर कोसी में आया हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये बूढ़ी गंडक और गंडक में भी आया हुआ है। तो नदियों का अगर एक दूसरे से जोड़ दें तो जिस नदी में बाढ़ आया हुआ है उसका पानी जिस नदी में बाढ़ नहीं आया हुआ है उसमें चला जाएगा, जिसकी वजह से बाढ़ की समस्या जो है, खतरा जो है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक दी जाती है। ये और एक ये चीज़ है कि जो मिट्टी और जो पत्थर काट के लाती हैं नदियाँ, जैसे कि हिमालय से जो नदियाँ आती हैं, जैसे कोसी है, ये सारी नदियाँ हैं जो हिमालय से पत्थर और जो गाद लेके आती हैं, जो अपने रास्ते में जमा कर देती हैं और टापू बन जाते हैं, बीच में उनके रास्ते में रुकावट आ जाता है धारा में, उसको खाली करना, यानी उसको हर साल आप उसको कहीं उसके इलाके में, उसके नज़दीक के इलाके में उसको खाली करो, ताकि उसकी जो गहराई है नदी की वो कम ना हो। उससे बाढ़ की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। लेकिन मेन जो तरीका है वो यही है कि नेपाल क्षेत्र में बहुउद्देशीय बांध बनाए जाए, बड़े बड़े बांध बनाए जाए। कोसी को माना जाता है बराह क्षेत्र में नेपाल के, और जो बागमती है, बागमती बहुउद्देशीय परियोजना, उसको बोला गया था नुनथुर में बनाओ, और कमला जलाशय जो था वो चीसा पानी में बनाने के प्रस्ताव रखा गया कि ये अगर कर दिया जाता है, इसको बनाया जाता है, तो बिहार में बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक बात और आप लोग ध्यान सुनते होंगे बिहार के बाढ़ के संबंध में, न्यूज़ में आता होगा आपको कि जो बिहार में बाढ़ है वो नेपाल में 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया, 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से बाढ़ की समस्या बिहार में उत्पन्न हो गई है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि 1962 में बिहार सरकार और नेपाल सरकार के एक प्रस्ताव के हिसाब से, एक एग्रीमेंट के अनुसार से कोसी के ऊपर एक पुल बनाया गया। वो एक्चुअल में सुलिस था। इसका मतलब ये था कि उस पुल के नीचे फाटक लगे हुए थे और उससे नियंत्रण मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। लेकिन जब बारिश होती है, जब काफ़ी मात्रा में उधर बारिश होती है उस इलाके में, तो वो क्या कहते हैं कि डैम भर जाता है, वो जो आसपास के इलाका डूबने लगता है। तो नेपाल क्या करता है कि उसके जो 56 गेट लगे हुए हैं उस पुल में, उस 56 गेट में से गेट खोल देता है, और जो पानी, उसका पानी जो जब नीचे इलाका में, अब बिहार में आता है, तो वो एक बाढ़ का कारण बन जाता है। तो ये कहा जाता है उस फाटक से, उस कोसी बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है 2 लाख क्यूसिक, 3 लाख क्यूसिक, अभी भी जो पानी छोड़ा जा रहा है वो एक बिहार में बाढ़ का कारण बनता है। तो नेपाल की मजबूरी होती है कि उसका भी इलाका डूबने लगता है। और ध्यान रखिए दोस्तों कि ये तरीका था, ये पूरी समस्या थी बिहार में बाढ़ को लेके। अगर मैं फिर से रिपीट कर दूं कि देखिए बिहार का कारण क्या था, तो बिहार का कारण सिंपल है कि उत्तर बिहार में नदियों का जाल है, और उस नदियों के जल भराव क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में बारिश होती है, जिसकी वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ता है, और जल स्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ की समस्या पैदा होती है। ये पहली बात है। दूसरा बात यह है कि ये प्रभाव क्षेत्र क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका जो नदी का जो प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ का, वो बढ़ता जा रहा है। उसका क्या है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, आसपास के जंगल काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीच में मिट्टी आ जाता है, जो धारा है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, उसकी वजह से आसपास के इलाके में बाढ़ की समस्या पैदा होती है। तीसरा यह है कि इसके रुकने का उपाय क्या है, तो तटबंध बनाया जा रहा है, जो कि अभी अस्थायी उपाय के रूप में देखा जाता है। बिहार सरकार ने उस पर काम किया भी है। चौथा यह है कि इसका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। अगर बाढ़ की समस्या से बिल्कुल ही निजात पाना है तो उसका सोल्यूशन यह है कि आप सप्तकोसी नदी, यानी कोसी नदी, बागमती नदी, कमला नदी के ऊपर बहुउद्देशीय परियोजना बनाइए कोसी क्षेत्र में, जिससे बाढ़ की समस्या बिहार में खत्म होने की संभावना है। और ध्यान रखिए दोस्तों कि जो बाढ़ की समस्या है, अगर आप पूछे कि बिहार गरीबी क्यों है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बिहार के गरीब होने के बहुत सारे कारण हैं,
लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत जो कारण है वो है बिहार में बाढ़। बिहार में बाढ़ की समस्या आती है, जिसके वजह से ये पूरा इलाका लगभग 2 से 3 महीने अस्त व्यस्त रहता है, और जो जितने भी फसल, आसपास के सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी सब खत्म हो जाती है, जिसके वजह से ये पूरा अस्त व्यस्त होने की वजह से बिहार एक बहुत ही बड़ा गरीबी के कारण जो है वो ये बाढ़ बनता है। तो मैं ये बता दिया आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का गरीबी का मेन कारण क्या है, तो बाढ़ एक बहुत सारे कारणों में से सबसे मजबूत कारण है बिहार में गरीबी का। दोस्तों, ये था आज का हमारा सोल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।